एवरीवन, कैसे हो गाइस। स्वागत करती हूँ आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपा सैनी में। आज की इस वीडियो में गाइस हम करने जा रहे हैं अपना एचटेट का पेपर सॉल्यूशन। और ये एचटेट आपका जो है ये 2017 का पेपर है, ठीक है, 2017 में। और ज्योग्राफी सब्जेक्ट्स है, ठीक है, पीजीटी लेवल का। तो इस पेपर में हम पीजीटी में जो भी क्वेश्चंस आए थे ज्योग्राफी सब्जेक्ट के, तो उनको पूरा डिटेल से स्टडी करेंगे और फुल एक्सप्लेनेशन रहेगी। तो ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस आपके एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो 91 से 150 तक आपके क्वेश्चन होते हैं। तो 91 हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 21वीं शताब्दी के प्रथम आधे भाग में कौन सा महाद्वीप संभाव्यतः अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर अनुभव करेगा। तो 21वीं शताब्दी की बात करें ना, तो 21वीं शताब्दी में हमारा अफ्रीका, आंसर क्या रहेगा, अफ्रीका। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों के ही मामले में जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है वो वर्ल्ड में सभी कॉन्टिनेंट में नंबर 1 है, ठीक है। तो ध्यान रखना, जन्म दर और मृत्यु दर में भी ये नंबर 1 है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 92, सिंधु नदी, सतलुज नदी और अलकनंदा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी आदि नदियां इनके उद्गम क्षेत्रों के पर्वतों के निर्माण से पहले की नदियां हैं। ये उदाहरण है किसका, ये किसका उदाहरण है। तो भाई परवर्ती अपवाह का, पूर्ववर्ती अपवाह का, अनुवर्ती अपवाह का, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। एंटीसीडेंट, अब ध्यान से देखना इस चीज को। भाई सिंधु नदी, सतलुज नदी और अलकनंदा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, ये नदियां इतनी पुरानी हैं कि जो इनके पर्वत जिनमें के बीच में से बहती है, उन पर्वत के बनने से पहले की ये नदियां हैं। और ऐसी नदियां जो अपने मूल स्थान से काफी लॉन्ग टाइम से बहती आ रही है, तो उन्हें कहेंगे पूर्ववर्ती अपवाह की नदियां, यानी एंटीसीडेंट ड्रेनेज। ये ड्रेनेज अपवाह तंत्र से क्वेश्चन है और पेड कोर्स में मैंने इसके बारे में पूरा करवाया हुआ है। भाई अचीवर्स एकेडमी ऐप पर पीजीटी और नेट लेवल का पेड कोर्स अवेलेबल है। वहाँ पर आपको पूरा पीजीटी, अगर हम बात करें जितने भी आपके टॉपिक्स हैं सारे, अब फुल डिटेल में आपको पीजीटी की सारी क्लासेस मिलेंगी, ठीक है, और नेट लेवल की ज्योग्राफी की भी। तो अचीवर्स एकेडमी ऐप पर है, तो ज्वाइन कर लेना जिसको पीजीटी या नेट का पेड कोर्स चाहिए। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सी प्राथमिक आंकड़ों के संग्रहण की विधियां हैं। प्राथमिक आंकड़ों यानी ऐसे आंकड़े जो हमने किसी से ये कर लो कि आपने किसी से पूछे ना हो, आप खुद गए हो फील्ड में और खुद जाके आपने आंकड़े इकट्ठे किए हों, तो इस प्रकार के आंकड़ों को कहते हैं प्राइमरी डाटा, ठीक है। जैसे व्यक्तिगत प्रक्षेपण, यानी आपने डायरेक्टली जाके ऑब्जर्वेशन किया है, ठीक है, पर्सनली आपने चीज़ों को लिया है। साक्षात्कार इसमें नहीं रहेगा, क्योंकि साक्षात्कार में तो आप किसी से पूछ रहे हो ना। प्रश्नावली इसमें हो सकती है, जैसे भाई किसी एरिया में भूकंप आया, वहाँ के लोगों से आपने जाके क्वेश्चन पूछे कि बताओ कैसे कैसे क्या है, तो इस तरीके से। बट साक्षात्कार नहीं होगा, इसको ध्यान रखना। अनुसूची भी, ठीक है, शेड्यूल भी। तो व्यक्तिगत प्रेक्षण, प्रश्नावली और अनुसूची, इन तीनों को शामिल किया जाता है प्राइमरी डाटा में, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 94, भारत में कौन सा राज्य बॉक्साइट के उत्पादन में अग्रणी है। तो भाई भारत में गुजरात, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र। तो उड़ीसा राज्य, भारत में अगर हम बात करें, उड़ीसा राज्य है जो बॉक्साइट के उत्पादन में अग्रणी है। जो बॉक्साइट है ये इसका प्रमुख जो आयशक होता है वो क्या होता है, एल्यूमिनियम, यानी इससे एल्यूमिनियम की प्राप्ति होती है। तो एल्यूमिनियम जिसे बहुत ही हल्की धातु माना जाता है, हवाई जहाज बनाने में यूज़ होती है। उसके अलावा भाई आपके बर्तन वगैरह में भी यूज़ होती है, और तार बनाने में भी यूज़ किया जाता है, बिजली की तारें, तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है एल्यूमिनियम का। तो उड़ीसा प्रथम राज्य रहेगा। नेक्स्ट आता है विनिर्माण। विनिर्माण क्या है, मैन्युफैक्चरिंग आपकी एक सेकेंडरी एक्टिविटीज़ है, यानी द्वितीयक क्रिया है। विनिर्माण में हम क्या करते हैं, प्राथमिक चीज़ों से हम कुछ, जैसे आपने रुई ली और रुई से कपड़ा बना, तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, रुई से कपड़ा बनाना, ठीक है, गन्ने से चीनी बनाना, तो ये आपके बेस्ट एग्जाम्पल है सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के। विनिर्माण के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 96, भारत में पहली बार सामाजिक वानिकी शब्दावली का यूज़ किसके द्वारा किया गया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मैंने इसके बारे में डिटेल में पढ़ाया हुआ है। नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर 1976 में सामाजिक वानिकी शब्दावली का यूज़ किया गया था। तो सबसे पहले बार अगर हम बात करें आपके सोशल फॉरेस्ट्री, ठीक है, ये आपके वनों से रिलेटेड थे, तो सामाजिक वन शब्दावली नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर 1976 रहेगा इसका। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 97, जेट स्ट्रीम सिद्धांत के अनुसार जो जेट स्ट्रीम है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून को भारतीय उपमहाद्वीप की ओर धकेलती है,
पहचानी जाती है। भाई ऐसी कौन सी जेट स्ट्रीम की है ना, आप ये ध्यान रखना, 4 धाराएं होती हैं, चार धाराएं होती हैं। और सबसे भी बड़ी बात क्या होती है, इसकी जो धाराएं होती है ना, 3 धाराओं की एक ही डायरेक्शन होती है पश्चिमी, एक धारा की होती है पूर्वी जेट। और यही पूर्वी जेट है जो भारत में मानसून को धकेलती है, यानी जो दक्षिण पश्चिम मानसून इंडिया के अंदर आता है उसे यही धकेलती है, पूर्वी जेट। तो जेट स्ट्रीम से ये लगा लो एक छोटा सा टॉपिक है बट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसके 4 टाइप कौन कौन से हैं और ये इनकी इसकी गति कैसी होती है, कहाँ होती है, कौन से डायरेक्शन में होती है, वायुमंडल में कौन सी लेयर में होती है। तो इसी तरीके से हर बार इससे क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 98, हरियाणा राज्य का अधिकांश क्षेत्र कौन सी भूकंपीय पेटी में है। तो भाई हरियाणा अधिकतर अगर हम बात करें ना तो ज़्यादा खतरे के जोन में आता है और ना ही ज़्यादा आप सुरक्षित है। ठीक है, भूकंपीय दृष्टि से तो मीडियम लेवल पर आता है। 5 जोन होते हैं और 5 जोन में जो हरियाणा का अधिकतर भाग जो आता है वो जोन नंबर 3 में आता है, याद रखना। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 99, भारत का प्रथम भूतुल्यकालिक उपग्रह कौन सा था। भूतुल्यकालिक उपग्रह यानी भाई आपकी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की बात करें तो इनसैट 1A, IRSP, कार्टोसैट 1 या एप्पल। तो आंसर हो जाएगा एप्पल। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा भाई आपका एप्पल। जियो स्टेशनरी, प्रथम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की बात की गई है। ठीक है, फर्स्ट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बताना आपको, तो आंसर हो जाएगा एप्पल। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 100, जब सरल पिरामिड आरेख आधार के समीप संकरा ऊपर से चौड़ा हो। तो देखो हमेशा ना नीचे क्या दिखाया जाता है, यहाँ तक आपकी दिखाई जाती है बच्चों की एज वाली, और यहाँ पर आपकी भाई जो युवा वर्ग होता है और यहाँ पर होता है हमारा वृद्धा वर्ग। आप देखो क्या बोला हुआ है, तो आप ये बना के देख लेना अगर इस तरीके का क्वेश्चन आए। नीचे बच्चे आते हैं, बीच में आपके युवा आते हैं और ऊपर बिल्कुल बड़े बुड्ढे आ जाते हैं। तो भाई सरल पिरामिड आरेख है, आधार, अब ये बेस ये क्या है, आधार है इसका। इस आधार के समीप तो संकरा मीन्स इस तरीके से आधार के समीप संकरा, और ऊपर की ओर जैसे जैसे जाते हैं तो ये चौड़ा होता चला जाता है इस तरीके से। तो ये जो शेप बनती है ये चीज़ क्या दर्शाती है, युवा जनसंख्या ज़्यादा या उच्च वृद्ध निर्भरता या उच्च बाल निर्भरता। तो भाई उच्च वृद्ध निर्भरता दिखाती है कि भाई बूढ़े ज़्यादा हैं जो कि निर्भर है नीचे वाले वर्गों पर, बूढ़े ज़्यादा हैं। ठीक है, इन्होंने कहा ना बिल्कुल ऊपरी भाग में तो कुछ इस तरीके की शेप बनेगी यहाँ तक इस तरीके की, और फिर जैसे बूढ़े आ गए तो बिल्कुल ऊपरी भाग में ये चौड़ा होता चला जाएगा, तो ये वाली शेप। तो समझ गए, तो ये हमें हमेशा क्या दिखाएगी कि भाई बुढ़े ज़्यादा हैं, और जो बुढ़े हैं वो किस पर निर्भर है, युवा वर्ग पर, तो उच्च वृद्ध निर्भरता को दर्शाता है इस प्रकार का। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 101, निम्न देशों में से कौन सा देश हथियारों का अग्रणी निर्यातक है, यानी हथियार ज़्यादा बेचता है। तो आंसर हो जाएगा अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित आरेखों में से कौन सा एक विमीय आरेख है। एक विमीय आरेख कौन सा है इनमें से। ठीक है भाई, गोलिया आरेख, दंड आरेख, वलय आरेख, ब्लॉक पुंज आरेख। तो इसमें जो आपका दंड आरेख है यही आपका एक विमीय आरेख है, 1 डायमेंशनल डायग्राम है इसे बोला जाता है। एक विमीय आरेख भी होते हैं और द्विविमीय आरेख भी होते हैं। एक विमीय आरेख जैसे दंड आरेख आपका हो गया, और द्विविमीय में जिसमें 2 चीज़ें हो जाती हैं, तो इस तरीके से होते हैं आपके। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 103, कोपेन की वर्गीकरण के अनुसार भारत के कौन से भाग में DFC जलवायु पाई जाती है। देखो एफ क्या दिखाता है, हमेशा ज़्यादा वर्षा को दिखाता है, और डी क्या दिखाता है, कोपेन का डी दिखाता है भाई ठंडी जलवायु, है ना। तो DFC, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एफ ज़्यादा वर्षा। और भारत के किस भाग में ज़्यादा वर्षा होती है, भारत के अगर हम बात करें किस पार्ट में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है गाइस, जो कि कोपेन मासिन राम भी है आपका, और मासिन राम से रिलेटेड बात करें मेघालय राज्य में पड़ता है आपका मासिन राम। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्वी, मेघालय राज्य उत्तर पूर्वी। ठीक है, उत्तर पूर्वी पार्ट की जो 7 सिस्टर्स है ना उनको शामिल किया जाता है उत्तर पूर्व में। तो वहाँ पर जो अरुणाचल प्रदेश है उसकी जो क्लाइमेट है वो थोड़ी ठंडी आ जाती है, ऊंचाई पर है ना, तो डी। ठीक है, और एफ ज़्यादा वर्षा, और सी समझ में आ गया। तो DFC जो क्लाइमेट है, तो आप एक का भी आपको पता होगा ना तब भी आप आंसर पता लगा सकते हो। जैसे हमने पता लगाया भाई एफ का मीनिंग रेनफॉल दर्शाता है, एफ से वो, और रेनफॉल तो सबसे ज़्यादा उत्तर पूर्वी पार्ट में होगी, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट।
नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 104। सन 2011 में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या घनत्व 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक पाया जाता है? देखो आपको बताना कि भाई किस किस में जनसंख्या घनत्व 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक पाया जाता है, तो आंसर होगा हमारा 3। ठीक है, यानी पांच केंद्र शासित प्रदेशों, एक तो दिल्ली आता है, दिल्ली का सबसे ज़्यादा 11,297 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, फिर आपका चंडीगढ़ आता है और 9,000 के लगभग आपके चंडीगढ़ का भी है भाई। और चंडीगढ़ के अलावा भी दिल्ली चंडीगढ़ तो हो गए, ये बिल्कुल उत्तरी पार्ट में। उसके बाद आपके ये दादर नगर हवेली और दमन और दीव ये वाले भी आ जाते हैं, और पांडिचेरी। तो 5 केंद्र शासित प्रदेशों में आपके 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 105। नदी बेसिन। देखो नदी बेसिन यानी आप ये कह सकते हो, ये नदी डेल्टा की बात नहीं है, बेसिन अलग होता है और डेल्टा अलग होते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना, नदी बेसिन को भारत में देखना हमें, और उनके घटते आकार में व्यवस्थित करना है। तो अभी भारत में तो सबसे ज़्यादा चौड़ाई में कौन सी रिवर बहती है? हमारी गंगा होगी, है ना। भारत में सबसे ज़्यादा चौड़ाई में हमारी गंगा नदी, जो हमारी गंगा है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, अब देखो आपको ऑप्शन हम कैसे देखेंगे, है ना। अब भारत में तो भाई गंगा होगी, तो गंगा तो सब में ही दे रखा है, तो गंगा तो आपकी सब में ही है, ए। ठीक है, अब गंगा के बाद दूसरी इन ऑप्शन देखो, कृष्णा भाई, और ब्रह्मपुत्र, और गोदावरी, और सिंधु। ठीक है, अब गंगा के बाद भारत में जो सबसे ज़्यादा चौड़ाई में बहती है ना, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, आपका उत्तराखंड, और भाई आपका पंजाब का पार्ट, इन सभी राज्यों में बहती है सिंधु नदी बेसिन, जिसमें इसकी सिंधु आ जाती है और इसकी सहायक नदियाँ भी आ जाती है। तो नंबर 1 पर गंगा, नंबर 2 पर आएगी सिंधु। अब देखो ये भी हट गया, ये भी हट गया, AED यानी कंफर्म हो गया भाई। तीसरे नंबर पर D आएगा, यानी गोदावरी नदी बेसिन, नंबर 3। अब रह गया कृष्णा और ब्रह्मपुत्र। अब एक चीज़ समझो, अब एक चीज़ क्या कि कृष्णा नदी तो भारत में साउथ इंडिया में कृष्णा की कितनी सहायक नदियां भी है और कितनी चौड़ाई में ज़्यादा बहती है, और ब्रह्मपुत्र तो भारत में केवल अरुणाचल राज्य से एंट्री करती है, असम से बहकर फिर पश्चिम बंगाल में चली जाती है। तो भारत में तो थोड़ा सा बहती है ना ब्रह्मपुत्र, तो पहले B आएगा फिर C आएगा, यानी पहले गंगा नदी बेसिन, उसके बाद दूसरे नंबर पर आपका आ जाएगा सिंधु नदी बेसिन, फिर गोदावरी नदी बेसिन, फिर कृष्णा नदी बेसिन, फिर ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन। तो ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है भाई क्वेश्चन नंबर 106। कौन सी नहर को प्रशांत महासागर के द्वार के रूप में जाना जाता है? तो कॉमनली क्वेश्चन था और आसान सा क्वेश्चन था, पनामा नहर। कील नहर जो उत्तरी सागर को अगर हम बात करें, बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है कील नहर। ठीक है, स्वेज नहर सभी जानते हो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। पनामा नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। और महाद्वीपों की बात करें तो उत्तरी अमेरिका प्लस साउथ अमेरिका आपकी पनामा नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। एक बात बताऊं गाइस, आप ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है ना, इसको अच्छी तरीके से करके जाओगे भाई। इसका शीर्षक क्या है, इसकी अब की बार इंडिया में की कौन सी रैंकिंग है, कौन इसकी रिपोर्ट प्रकाशित करता है, तो इस तरीके के इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप करके जाओगे। एग्जाम में हर बार 1 नंबर का क्वेश्चन इससे आता ही आता है। तो मानव विकास रिपोर्ट की बात करें तो इसका यहाँ पर टाइटल पूछा गया है, वर्क फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट फॉर एवरीवन। तो यही था इसका 2016 का टाइटल, ह्यूमन डेवलपमेंट फॉर एवरीवन, कि सभी के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे की हो। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 108, भारतीय मानसून से रिलेटेड है कि भारतीय मानसून कैसे प्रभावित होता है। तो भाई तिब्बत के पठार की उस्मन की विधि के द्वारा, यानी जो तिब्बत का पठार है वो जब गर्म हो जाता है उस विधि के द्वारा। एल नीनो, आप सबको पता है एल नीनो प्रभावित करता है मानसून के, है ना। एल नीनो की धारा जिस साल पैदा होती है, भारतीय जो मानसून है वो कमजोर पड़ता है, यानी वर्षा कम होती है। ठीक है, तो ये प्रभावित करता है। दक्षिण दोलन धारा भी, यानी साउथर्न ऑसिलेशन द्वारा भी आपका भारतीय मानसून प्रभावित होता है। और ITCZ, जितना उत्तरी विस्थापन होता है उतना ही स्ट्रॉन्ग पड़ता है आपका भारतीय मानसून। तो ये चारों के चारों इफेक्ट डालते हैं भारत के मानसून पर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 109,
भारत में ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास धारा में सर्वप्रधान है। भाई गांव से गांव की ओर प्रवास धारा में सबसे ज्यादा कौन सा होता है? रोजगार प्राप्ति के लिए पुरुष प्रवास, रोजगार प्राप्ति के लिए महिला प्रवास, शिक्षा प्राप्ति के उद्देश्य से महिला प्रवास, या विवाह के स्वरूप। भाई सबसे ज्यादा होता है विवाह के स्वरूप। ठीक है, एक गांव से दूसरे गांव में। अगर ये ऑप्शन नहीं होता फिर हम रोजगार वाला डाल सकते थे कि रोजगार प्राप्ति के लिए पुरुष प्रवास, बट यहाँ पर ये ऑप्शन है विवाह के फलस्वरूप जो महिलाओं का प्रवास होता है वही ज्यादा है। नेक्स्ट आता है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मोटर गाड़ी उद्योग दिए गए हैं और यहाँ पर स्थान दिए गए हैं प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड मुंबई, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। हिंदुस्तान मोटर्स ये आपका चेन्नई में नहीं है, तो यही आपका रोंग है। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। महिंद्रा और महिंद्रा लिमिटेड आपका पुणे में है। मारुति उद्योग भाई गुरुग्राम में है। हरियाणा जीके में भी आप पढ़ते हो मारुति उद्योग को, गुरुग्राम में काफ़ी बड़े लेवल पर है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 111, कौन सा एक स्वच्छंद उद्योग नहीं है? कंप्यूटर चिप उद्योग, डायमंड कटिंग उद्योग, हाईटेक उद्योग, आयरन एंड स्टील का उद्योग। यानी वो उद्योग जो अन्य किसी पर आपका निर्भर नहीं है। ठीक है, यानी स्वच्छंद उद्योग यानी किसी पर निर्भर ना होना, बट आयरन एंड स्टील पानी, बिजली और कच्चे माल की उपलब्धता तो इन सब पर निर्भर है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये आपका स्वच्छंद उद्योग नहीं है। नेक्स्ट आती हैं आपकी थ्योरीज। नगरीय संरचना के सिद्धांत दिए गए हैं और उनको देने वाले प्रवर्तक दिए गए हैं। आपको बताना कौन सी थ्योरी किसने दी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर अगर हम बात करें, हाँ जी, साकेंद्रीय मेखला सिद्धांत। तो जो साकेंद्रीय मेखला सिद्धांत था ना आपका, वो किसने दिया था? 1 मिनट। साकेंद्रीय मेखला सिद्धांत भाई आपका दिया था बर्जेस ने। किसने दिया था? बर्जेस ने। खंड सिद्धांत दिया गया था भाई किसके द्वारा? क्लार्क के द्वारा। ठीक है, क्लार्क के द्वारा। बहुनाभिक सिद्धांत दिया था, बहुनाभिक सिद्धांत मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके, हर बार उसमें भी आता है, केवीएस में भी। उल्मान और हैरिस ने दिया था बहुनाभिक सिद्धांत, और ढाल सिद्धांत दिया था होयट और हैवी ने। ठीक है, तो इन सब ऑप्शंस को लेके हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। केंद्रीय मेखला सिद्धांत बर्जेस का था, खंड सिद्धांत क्लार्क का था, बहुनाभिक सिद्धांत हैरिस और उल्मान का, और ढाल सिद्धांत था आपका होयट और डैवी महोदय का। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण किनारे की सुदूर पश्चिमी सहायक नदी जो 1787 से पहले गंगा नदी में मिलती थी। तो वही देखो, जैसे गंगा इधर से आ रही है, इधर से ब्रह्मपुत्र आ रही है, तो यहाँ से एक छोटी सी रिवर और आती है जो आके ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है, और इस रिवर का नाम है तीस्ता। ठीक है, इस रिवर का क्या नाम है? तीस्ता, जो कि 1787 से पहले आपके गंगा की सहायक नदी थी। तो ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14, जल विद्युत ऊर्जा संसाधन है। जल विद्युत परंपरागत ऊर्जा स्रोत, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, नवीकरणीय या अनवीकरणीय। भाई देखो, जल विद्युत यानी जल से बिजली बनाना। ठीक है, तो अगर हम इसको बात करेंगे तो ये जल्दी से हम दोबारा बना सकते हैं ना इनको। ठीक है, क्या कर सकते हैं हम? दोबारा हम इनको आराम से बना सकते हैं। ठीक है भाई, हम इनको दोबारा बना सकते हैं। तो ऐसे स्रोत जिन्हें हम दोबारा बना सकते हैं उन्हें नवीकरणीय में डाला जाता है। यानी एक बार आपने यूज़ कर लिया पानी का, फिर दोबारा से उसे बिजली बनाने में बार बार टरबाइन घुमा के आप बिजली बना सकते हो। और नवीकरणीय संसाधन, और उसके अलावा आपके कौन से? परंपरागत ऊर्जा स्रोत। ठीक है, परंपरागत ऊर्जा स्रोत, तो इन सब में इनको डाला जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। परंपरागत, गैर परंपरागत कौन से होते हैं? जैसे कोयला, पेट्रोलियम, जिनको आपने एक बार यूज कर लिए दोबारा नहीं कर सकते। और अनवीकरणीय भी वही होते हैं जिन्हें एक बार यूज करने के बाद हम दोबारा यूज नहीं कर पाते। ठीक है, समझ गए? तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में आता है जल विद्युत। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा तथ्य लैटराइट मिट्टी के लिए सही नहीं है? लैटराइट मिट्टी देखना भाई, उच्च वर्षा वाले उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में बनती हैं, जहां आर्द्र और शुष्क दशाएं एकांतर क्रम में पाई जाती हैं। ठीक है, उच्च वर्षा वाले उष्णकटिबंधीय, बिल्कुल बढ़िया, क्योंकि लैटराइट मिट्टी के निर्माण के लिए अधिक तापमान और अधिक वर्षा ही चाहिए होती है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें सर्वत्र उच्च मात्रा में जैविक तत्व या ह्यूमस पाए जाते हैं। नहीं भाई, इसमें इतने ज़्यादा जैविक तत्व और ह्यूमस नहीं पाए जाते, इतनी उपजाऊ नहीं होती है। यह मिट्टी लोहे के ऑक्साइड और एल्यूमिनियम यौगिकों से समृद्ध होती है, और यह एक अम्लीय मिट्टी का एग्जाम्पल है।
ठीक है भाई, तो इसका आंसर है ना आपका एचटेट में नहीं दिया गया था एचएसएससी के द्वारा, बट मेरी तरफ से जो इसका आंसर होगा भाई, एक तो ये अधिक तापमान और अधिक वर्षा वाले एरिया में होती है, इसमें ज़्यादा ह्यूमस नहीं पाए जाते, लोहे के ऑक्साइड इसमें होते हैं और एल्यूमिनियम यौगिकों से भी ये समृद्ध होती हैं। और जहाँ तक ऑप्शंस की बात है तो CCC तो आपका सब में दिया गया है। और अगर हम बात करें ना आपके, ये एक अम्लीय मिट्टी का उदाहरण है, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होगा ACD, तो 3, ठीक है, ACD ऑप्शंस के हिसाब से। तो नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 116, भारत के मध्य क्षेत्रों, पूर्वी और दक्षिणी आपके राजस्थान और हिमालय के ढालों वाले भागों में किस प्रकार के ग्रामीण आदिवास देखने को मिलते हैं। तो पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान और हिमालय के ढलान वाले भागों की बात की गई है। तो भाई इस तरीके की एरिया दिए गए हैं इसमें, जिसमें ना आपके लोग जो दूर दूर बसते हैं एक दूसरे से दूर दूर, तो सघन आदिवास तो बिल्कुल भी नहीं होगा, हैमलेट भी नहीं होगा, अर्ध सघन भी नहीं होगा, अपखंडित यानी एक बस्ती यहाँ पर, एक घर यहाँ पर, एक घर यहाँ पर, ठीक है। अपखंडित छित्री प्रकार की बस्तियाँ और ग्रामीण आदिवास देखने को मिलते हैं, तो थोड़ी थोड़ी दूरी पर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 117, जब समग्र की इकाइयाँ, सैम्पलिंग मेथड से क्वेश्चन है, सदस्य पूर्ण समांगता वाले हों तो कौन सी प्रतिचयन विधि उपयोगी होती है। तो भाई इसके लिए एक ही विधि यूज होती है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, यानी सरल यादृच्छिक प्रतिचयन विधि, ठीक है। इसमें व्हाट टाइप ऑफ सैम्पलिंग मेथड इज यूजफुल, कौन सा सैम्पलिंग मेथड यूजफुल है, जब आपके मेंबर ऑफ पॉपुलेशन आर फेयरली होमोजीनियस, तो आंसर हो जाएगा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 118, जनसंख्या के अनुमानित आंकड़ों के अनुसार 2 ऐसे देश जो वर्तमान विश्व के 10 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों की सूची में हैं, बट 2050 में ये होंगे नहीं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि विश्व के 10 जो अधिक जनसंख्या वाली जो कंट्रीज है वो कौन कौन सी हैं। तो टिप्स पर होनी चाहिए आपको, एरिया के अकॉर्डिंग भी और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग भी विश्व की 10 सबसे बड़ी कंट्री या देश। अब उनमें हम बात करें तो उन 10 देशों में आपका कांगो कहीं पर भी नहीं आता, तो पहला ऑप्शन तो आपको ऐसे ही गलत। देखो आपको ना भी पता हो कि 2050 तक किसका नाम आए किसका ना, तो कांगो तो आपका आता ही नहीं है, ठीक है, तो कांगो यहाँ पर गलत हो गया। अब दूसरा देखो भाई, ठीक है, आपका जापान नहीं और इसमें भी जापान नहीं, तो सीधा आंसर हो जाएगा नाइजीरिया और रूस, नाइजीरिया और रशियन फेडरेशन, ठीक है, नाइजीरिया और रशियन फेडरेशन, या रूस भी आ सकता है इसकी जगह, कुछ भी लिख सकते हैं, साइबेरिया, रूस, ठीक है, जो भी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 119, गैलीना सदाशयुक एवं पी सेन गुप्ता ने भारत को 7 बड़े नियोजन प्रदेशों में बांटा और इनके वर्गीकरण का बेस क्या था। भाई पी सेन गुप्ता ने भारत को खनिज संसाधनों के आधार पर बांटा था, यानी मिनरल रिसोर्सेज के बेसिस पर बांटा था, संसाधनों के बेसिस पर बांटा था, जल प्रवाह, जनान के विशेषता, औद्योगिक संकुल, इन सब के आधार पर इन्हें नहीं बांटा गया था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 120, यहाँ पर आपको कुछ समय अंतराल दिए गए हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार इससे क्वेश्चन आता है, आपको बताना है कौन सा किससे रिलेटेड है। तो थोड़ा सा ध्यान से करेंगे भाई, देखो समझ के करोगे ना आराम से हो जाएगा। 1901 1921 क्या था भाई, आपकी जो पॉपुलेशन थी, लोग हाँ कहते हैं कि ज़्यादा बच्चे पैदा करते थे, पर मेडिकल सुविधाएं ना होने की वजह से मरते भी तो ज़्यादा थे, तो इसी वजह से जो जनसंख्या थी वो गतिहीन थी, यानी जनसंख्या में इतने ज़्यादा चेंजेस नहीं देखे जा रहे थे, पैदा ज़्यादा हो रहे थे पर मर भी ज़्यादा रहे थे, तो गतिहीन वृद्धि थी, ठीक है। 1921 और 51 क्या हुआ, थोड़ी बहुत सुधार हुए भाई, ठीक है, हमारे थोड़ी बहुत दवाइयाँ आ गई, थोड़ी बहुत आपकी मेडिकल फैसिलिटीज़ आ गई, तो आपकी जो पॉपुलेशन थी वो थोड़ी बहुत नियमित वृद्धि हुई, ज़्यादा वृद्धि नहीं हुई, नियमित, ठीक है। मरने लोग कम लग गए पर पैदा तो ज़्यादा ही कर रहे हैं। नेक्स्ट 1951 से 1981 वो जो पैदा करते ज़्यादा करते चले गए और मृत्यु दर आपकी घटती चली गई, तो जनसंख्या भी तीव्र वृद्धि से बढ़ती चली गई। 1951 से 1981 से 2011 क्या हुआ, घटती दर के संकेतों के साथ हमें तो लगा कि हमारी जनसंख्या घटेगी, बट घटने के स्थान पर उच्च वृद्धि देखी गई, उच्च, यहाँ पर आपकी तीव्र वृद्धि थी, यहाँ पर उच्च ज़्यादा, तो 1981 से 2011 के बीच उच्च वृद्धि देखी गई। तो ये थे इनके सारे, आप ध्यान से करोगे तो पजल नहीं होगे। 1901 से 1921 गतिहीन वृद्धि, यानी कोई जनसंख्या वृद्धि ना हुई। 1921 से 1951 के बीच आपकी नियमित वृद्धि, ठीक है, ना तो बढ़ी ज़्यादा ना घटी। 1951 से 1981 आपकी तीव्र वृद्धि, और 1981 से 2011 के बीच हाईएस्ट अगर हम ग्रोथ रेट की बात करें वो हुई।
नेक्स्ट आता है निम्न में से कौन से सिद्धांत महासागरों और महाद्वीपों की उत्पत्ति को संकुचन प्रक्रिया द्वारा मानते हैं। संकुचन प्रक्रिया यानी ये कोई लैंड का पार्ट है, यहाँ से दबाव डाला, यहाँ से दबाव डाला और ये जो लैंड का पार्ट है धीरे धीरे ऊपर उठ गया, ठीक है, ये महाद्वीप बन गए और जो गर्त वाला पार्ट था उसमें आपका पानी भर गया, वो महासागर बन गए। तो इस तरीके की जो थ्योरीज हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो लोथियन ग्रीक की चतुष्फलक परिकल्पना ये भी आएगी भाई, और लॉर्ड कैल्विन की वायव्य कुंडलाकार निहारिका परिकल्पना ये भी, इन दोनों को शामिल किया जाता है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आप सबने पढ़ी हुई है, और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में आपको पता है कि प्लेटें मूवमेंट करती है, और ये थ्योरी कभी भी ये नहीं बताती कि महासागर और महासागर किस प्रकार से बने, महाद्वीप और महासागर बताती है आपकी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी नहीं। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ऐसी ये बताती है हमें कि भूकंप कैसे उठते हैं, ज्वालामुखी कैसे बनते हैं, महासागर की तली का कैसे प्रसार हो रहा है, ये चीज़ें बताती है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए और बी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 122। यहाँ पर कुछ थ्योरीज हैं, कौन सी थ्योरी किसने दी है। ज्वार उत्पत्ति। ज्वार उत्पत्ति, ज्वार क्या होते हैं, टाइड, जो कि महासागर के जल में, भाई आपके महासागर के जल में उठते हैं, ठीक है, पानी की अधिकतम ऊंचाई तक लहर उठ जाती है, उसे ही टाइड कहते हैं, ज्वार कहते हैं। 24 घंटे में एक बार दो बार ज्वार आता है, 12 घंटे 26 मिनट पर का अंतर होता है दोनों ज्वारों के बीच, 12 घंटे 26 मिनट का, ठीक है। और इस ज्वार आने का सबसे मेजर कारण है, अगर हम सूर्य और चंद्रमा दोनों की बात करें तो चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा हमारे सबसे ज़्यादा नज़दीक है, तो चंद्रमा का ग्रेविटी और हमारी पृथ्वी के चारों ओर ग्रेविटी ज़्यादा वर्क कर जाते हैं। सूर्य से दूरी अधिक होने के कारण थोड़ा बहुत बल लगता है बट कम लगता है, ज़्यादा मेजर वर्क होता है चंद्रमा का, समझ गए। तो थ्योरीज देख लो अब। तो इसी तरीके से अलग अलग थ्योरी दी अलग अलग ने, तो कौन सी किसकी थ्योरी थी, और इंपॉर्टेंट है भाई ये क्वेश्चन। अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करें गतिक सिद्धांत। तो भाई आपका जो गतिक सिद्धांत था वो किसने दिया था, गतिक सिद्धांत दिया था लाप्लास महोदय ने। लाप्लास की थी गतिक सिद्धांत। नहर सिद्धांत था एयरी, एयरी का था नहर सिद्धांत। नहर सिद्धांत हद से ज़्यादा बार एग्जाम में आ चुका है। जी बी एयरी का था नहर सिद्धांत। प्रागमी तरंग सिद्धांत की बात करें तो ये वेहेल महोदय का था, और स्थिर तरंग सिद्धांत आपका हैरिस महोदय का था। तो ये थे आपके चारों ऑप्शंस, ठीक है। गतिक सिद्धांत आपका लाप्लास महोदय का, गतिक सिद्धांत नहर सिद्धांत एयरी का, प्रागामी तरंग सिद्धांत वेहेल का, और स्थिर तरंग सिद्धांत आपका हैरिस महोदय का। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 123। भौतिक अपेक्षय का प्रधान या मुख्य कारक कौन सा है। तो देखो भौतिक अपेक्षय की बात करें यानी फिजिकल वेदरिंग की बात करें तो ये सारे के सारे कारण आते हैं इसमें, ठीक है, सारे के सारे कारण आते हैं। बट ये जो तापमान परिवर्तन है यानी तापमान, ये जितने भी कारक है, देखो जमना पिघलना कब होगा, जब आपका टेम्परेचर बदलेगा। दाब मुक्ति कब होगा, ये भी टेम्परेचर पर निर्भर है, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके कहीं ना कहीं टेम्परेचर पर निर्भर है, ये तो होता ही नहीं है गुरुत्व। तो यहाँ पर हमारा जो प्रधान यानी जो मेजर फैक्टर है वो कौन सा है, तापमान परिवर्तन, क्योंकि भौतिक अपेक्षय के लिए तापमान का बदलना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 124। महान भारतीय मरुस्थल भारत के कौन से भागों में फैला है। तो भाई भारत के सभी इन चारों ही राज्यों में फैला है, यानी नीचे गुजरात में भी कुछ पार्ट आता है, और राजस्थान में तो आप सबको ही पता है थार मरुस्थल, और हरियाणा जीके में भी आप सभी पढ़ते हो सिरसा, हिसार, और आपका भाई थोड़ा सा पार्ट फतेहाबाद का, भिवानी का, और इन ये जो जितने भी ज़िले हैं सारे राजस्थान से लगते ज़िले, महेंद्रगढ़ आपका, रेवाड़ी, इन सब में कुछ कुछ पार्ट में इनकी बाउंड्री पर आपका मिलता है रेगिस्तान वाला एरिया। और पंजाब के भी कुछ पार्ट में आपके, जो कि आपके जैसे सिरसा है, ठीक है, और पंजाब की बाउंड्री भी राजस्थान से लगती है, तो पंजाब के भी जो जिले राजस्थान से लगते हैं वहाँ पर भी कुछ पार्ट आपका भारतीय मरुस्थल का आता है। तो चारों ही स्टेट हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 125। ज्वालामुखी शंक्वाकार चोटी में लघु चोटी जिसका निर्माण पायरोक्लास्टिक पदार्थों से होता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो भाई उसे कहते हैं आपका सिंडर शंकु। सिंडर शंकु के नाम से जानी जाती है एक लघु चोटी। निर्माण किससे होता है, पायरोक्लास्टिक। ये सिंडर शंकु मैंने पेड कोर्स में पूरा डिटेल से पढ़ाया हुआ है। ये कुछ शेप्स होती हैं जो कि आपके लावा की मात्रा के बेसिस पर होती हैं, ठीक है। सिंडर शंकु आपके अधिशीलक, अल्पशीलक, तो बहुत तरीके के आपके ज्वालामुखी होते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 126। पृथ्वी के वायुमंडल की उद्भव और विकास की जो शुरुआत है
वो कब से हुई थी? तो भाई पृथ्वी के वायुमंडल के उद्भव की बात करें ना, तो जो वायुमंडल का उद्भव हुआ था ना, वो आपका अंतिम प्री कैर्बियन महाकल्प में हुआ था। किसमें? प्री कैर्बियन महाकल्प में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 127, कौन सी आपकी वायुदाब पेटियां गतिजन्य नहीं है? गतिजन्य यानी ऐसी कौन सी बेल्ट इनमें से नहीं है जो कि पृथ्वी की मूवमेंट से रिलेटेड है? ठीक है, पृथ्वी की मूवमेंट से रिलेटेड नहीं है, नहीं है। तो देखो, एक तो हमारा सीधा आंसर हो जाएगा भाई विषुवत रेखे निम्न वायुदाब पेटी। ये पेटी सीधा आपके टेम्परेचर से रिलेटेड है, तापमान से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये वायुदाब पेटी से जो गतिजन्य से रिलेटेड नहीं है, तापमान जनित पेटी है ये। और एक ये, और दूसरी आपकी ध्रुवीय उच्च वायु दाब पेटी, ये भी भाई आपकी कैसी है? तापमान जनित पेटी है, यानी तापमान के कारण विकसित हुई है ये दोनों पेटियां। और बीच की जो ये दोनों है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब पेटी और उप ध्रुवीय निम्न वायु दाब पेटी, ये दोनों पेटियां आपकी पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण इनका जन्म हुआ है। तो क्लियर है? गॉट इट? समझ में आ गया ना? तो आपको पता होनी चाहिए कौन सी तापमान जनित है, कौन सी आपकी गति जनित है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 128, पी और एस तरंगों के लिए भूकंपीय छाया पेटी का विस्तार भूकंप मूल से किस कोणीय दूरी के बीच पाया जाता है? भाई बहुत ही क्वेश्चन रिपीट होता है, मैं तो कहूँ ये जो डिग्री है ना, इनको रट लो। 103 डिग्री से 143 डिग्री का बीच का जो एरिया है वो हमारी पृथ्वी के अंदर कुछ इस तरीके का एरिया है। और ये जो एरिया है इसे बोलते हैं आपका सिस्मिक शैडो एरिया, यानी भूकंपीय छाया क्षेत्र। और ये जो भूकंपीय छाया मंडल है ना, ये पी और एस तरंगों का है, क्योंकि एल तरंगे तो आपकी धरातल पर आती है ना, वो तो पृथ्वी के अंदर घूमती ही नहीं है। तो पी और एस तरंगों के लिए है। 103 से 143 डिग्री के बीच का कोण बनाता है ये एरिया। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 129। यहाँ पर कुछ चट्टान है और कुछ मूल चट्टानें हैं और कुछ उनके कायंत्रित रूप है, यानी उनका रूप बदलने के बाद बात की गई है। तो देखते हैं भाई। तो सबसे पहले चूना पत्थर की बात करें, संगमरमर में बदलता है चूना पत्थर, शैल आपकी शिस्ट में बदल जाती है। ठीक है, और 1 मिनट चल जा। हाँ जी, चूना पत्थर आपका संगमरमर में बदल जाता है। ठीक है, और उसके अलावा अगर हम बात करें, आपकी शैल शिस्ट में बदल जाती है। और भाई आपका जो अब्रक है, अब्रक की बात करें तो अब्रक आपका बदल जाता है, अब्रक आपका बदल जाता है तो यहाँ पर है ना कुछ कंफ्यूजन है, देखो ध्यान से। जो आपका चूना पत्थर है वो तो संगमरमर में बदलता है। ठीक है, और आपका शैल है ना सिस्ट में, कई बार सिस्ट में और कई बार स्लेट में भी चेंज होता है। तो यहाँ पर स्लेट दिया गया है आंसर HSSC के द्वारा। और आपका भाई जो अब्रक है, अब्रक को डाला गया है सिस्ट में, और जो गैब्रो है वो तो सरपेंटाइन में भी में ही बदलता है। तो ये स्लेट और सिस्ट ये दोनों बदले गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 किया गया है HSSC के द्वारा भाई इसका। बट आपकी जो शैल है वो सिस्ट में भी बदलती है और स्लेट में भी बदलती है। तो यहाँ पर सिस्ट को ना मानकर स्लेट माना गया है शैल का, तो ध्यान रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 130, कौन सा वक्र सागर तल के संदर्भ में, यानी सी लेवल के संदर्भ में पृथ्वी की सतह की जो भू आकृति है या जो ऊंचावच है उसको प्रदर्शित करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार रिपीट होता है भाई PGT में। और इसके लिए सिर्फ एक ही आंसर है जो मैं बताती हूँ। ये कौन सा वक्र है आपका? ये है आपका हाइपोसोमेट्रिक कर्व। हाइपोसोमेट्रिक कर्व उच्चतामितीय वक्र, जो कि आपकी क्या दिखाता है? सी लेवल पर भू आकृति और ऊंचावच को प्रदर्शित करता है। ये वक्र बहुत पूछा जाता है कर्व, और पेड कोर्स में तो मैंने इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ाई रखा है बच्चों को। ओशनोलॉजी की आई थिंक पहली या दूसरी क्लास में ही आपको इससे संबंधित जानकारी सारी मिल जाएगी कि क्या होता है हाइपोसोमेट्रिक कर्व और किस तरीके से बनाते हैं, कैसे इसमें ऊंचाई दिखाते हैं और ऊंचावच दिखाते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 131, जलवायु का प्रकार जो ग्रीष्म ऋतु है वो शुष्क और शीत ऋतु वर्षा के लक्षण को दिखाता है। तो देखो उल्टा होता है हमारे से। वहाँ हमारे यहाँ गर्मियों में वर्षा होती है ना, उनके वहाँ गर्मियाँ जो होती है वो शुष्क रहती हैं, कोई वर्षा नहीं होगी। हमारे यहाँ सर्दियों में हल्की फुल्की वर्षा होती है। ठीक है भाई, वो आ गया आपका शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात या पश्चिमी विक्षोभ के कारण। बट हमारे यहाँ जो उनके वहाँ क्या होता है, सर्दियों में भरपूर वर्षा होती है। तो ये जो उल्टी जलवायु है ना, वो भूमध्य सागरीय जलवायु है। ठीक है, इसे बोलते हैं CS जलवायु। CS कोपेन महोदय के अनुसार ये CS जलवायु है। सी वर्ड
और एस, ठीक है, ध्यान रखना ये आपका भूमध्य सागरीय जलवायु रहेगा इसका आंसर, ये भी बार बार एग्जाम में आता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 132, किस प्रकार के अंतर्जात बलों में, और देखो एंडोजेनेटिक फोर्सेस पूछे गए हैं, जब आपसे एंडोजेनेटिक फोर्सेस पूछे गए जाए ना तो आपको आंसर इन दोनों में से देना है, एपेरियोजेनेटिक या आपका जो ओरोजेनेटिक कौन सा है, ठीक है, इन दोनों पे मत जाना, ये इनके भी टाइप है, ठीक है। तो ये आपका फोर्सेस वाला पूरा चैप्टर है जो कि पेड कोर्स में तो डिटेल में ही है। अब आप रह जाते हो गाइस यूट्यूब वाले, क्योंकि इतना सारा सिलेबस है, मैं कैसे करवाऊँ यूट्यूब पर भी। किस प्रकार के अंतर्जात बलों में कार्यकारी बल पृथ्वी की त्रिज्या के सहारे भू केंद्र से भू सतह तक कार्यरत रहता है, तो वो है भाई आपका एपीरियोजेनेटिक फोर्सेस। कौन सा फोर्सेस? एपीरियोजेनेटिक फोर्सेस, जो पृथ्वी की त्रिज्या के सहारे होता है और पृथ्वी के सेंटर से सरफेस तक ये बल अपना काम करता रहता है, और इसी के आगे जाके टाइप में आपके ये आते हैं भूकंप वगैरह। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 133, मध्य अक्षांशीय चक्रवातों की उत्पत्ति का ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत किसने दिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और एक ही आंसर रहेगा बर्कनीज महोदय, जैकब इन्होंने इसके साथ लगा दिया है, कोई होगा भाई इसका सहपाठी या साथी, ठीक है। तो विल्हेम बर्कनीज महोदय थे जिन्होंने ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत दिया था। वायु राशियों पर भी इन्होंने बहुत ज्यादा वर्क किया था, ठीक है, और चक्रवातों पर भी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 134, निम्न में से कौन से बायोम प्रथम प्रकार के हैं? तो प्रथम जो फर्स्ट ऑर्डर के बायोम होते हैं ना, वो कौन से होते हैं? जिसमें आपकी भाई उष्ण एरिया है, शीतोष्ण एरिया या टुंड्रा एरिया है, यानी गर्म एरिया है, गर्म और ठंडा एरिया है, और भाई आपका, ठीक है, अगर और आपका टुंड्रा बायोम है, टुंड्रा बायोम है। अब देखो तो ये तीनों आ जाएंगे, ए सी डी, ठीक है, ACD, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 4 ACD, जिसमें उष्ण कटिबंधीय आ गया, शीतोष्ण आ गया, और टुंड्रा यानी ठंडा इलाका, तो भूमध्य सागरीय इसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 135, अपने बहाव क्षेत्र के कौन से भाग में ब्रह्मपुत्र नदी गुम्फित सरिता बनाती है? गुम्फित सरिता यानी एक इसका कुछ पार्ट है ऐसा जो कि आपका विलुप्त हो जाता है, या कुछ इस तरीके की शेप बनाती है ये गुम्फित कुछ इस तरीके की, इसमें बीच में कुछ इस तरीके का ऐसा आ जाता है, ठीक है, इस तरीके का, फिर आगे सीधी बहने लग जाती है, तो इसको बोलते हैं गुम्फित सरिता। ये चाहे आप इसे मलबा लगा लो या कुछ और लगा लो, तो बीच में ये चीज़ आ जाती है, तो ये बनाती है भाई असम राज्य में। और असम राज्य में एक इस पर फेमस आइलैंड भी है, विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड जो कि किसी नदी पर है, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा नदी आइलैंड, रिवर आइलैंड कौन सा है? मांजुली आइलैंड, और किस राज्य में है? असम राज्य में है। कौन सी नदी के ऊपर है? ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है। ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 136, जैव विविधता को क्या खतरे हैं? तो चलो देखते हैं भाई क्या खतरा है। मनुष्य और वन्य जीव का संघर्ष, हाँ ये तो है, मनुष्य जैसे भाई पशुओं को नुकसान पहुंचाता है, तो इस संघर्ष में कहीं ना कहीं, और पशु भी जैसे मनुष्य को नुकसान पहुंचाते हैं, तो इन संघर्ष में कहीं ना कहीं लॉस होता है जैव विविधता को। आवास की क्षति, हैबिटेट लॉस, बिल्कुल राइट भाई, जो हम जंगलों को साफ कर करके अपनी इंडस्ट्री बजा रहे हैं और जंगल कम होते जा रहे हैं, तो उनका हम घर छीन रहे हैं ना, तो उनका घर छीन रहे, तो उनको रहने के लिए कुछ मिलेगा नहीं, तो उनकी प्रजाति को खतरा है। वन्य जीवों का शिकार, इसको भी शामिल करेंगे। कुछ प्रजातियों की अत्यधिक वृद्धि, तो ये कैसे खतरा हो सकती है भाई? बढ़िया बात है, अत्यधिक वृद्धि है तो वो प्रजाति आपकी फल रही है, फूल रही है, ठीक है। तो जैव विविधता को, तो ऑप्शन नंबर A, B और D यानी 2 रह जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 137, उत्तरी ध्रुवीय ज्योति और दक्षिण ध्रुवीय ज्योति, इनकी घटना अधिकतम किसके निकट पाई जाती है? भाई भूमध्य रेखीय क्षेत्र, चुंबकीय ध्रुवीय क्षेत्र, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? चुंबकीय ध्रुवीय क्षेत्र। मैग्नेटिक पोल्स रीजन, कहाँ पर हमें देखने को मिलती है उत्तरी ध्रुवीय ज्योति और दक्षिणी ध्रुवीय ज्योति? वायुमंडल के आयन मंडल में, और आयन मंडल में क्या देखने को मिलती है? विद्युत तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, तो ये कौन सा एरिया? वही तो है चुंबकीय ध्रुव क्षेत्र, तो मैग्नेटिक पोल्स रीजन आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है पृथ्वी के अल्बीडो की मात्रा क्या है? तो भाई वैसे तो पृथ्वी के अल्बीडो की मात्रा आपके 34 से 35% होती है एग्जैक्ट, तो 34-35 दिया हुआ नहीं था, तो 30 से 40% था, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। ये वो मात्रा होती है जो बिल्कुल आप ये लगा लो स्थिर रहती है, ठीक है, 35% के आसपास की मात्रा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 139, पृथ्वी की सतह पर सूर्य भी ताप की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित होती है? सूर्य भी ताप यानी पृथ्वी को सूर्य से प्राप्त होने वाला जो तापमान है उसकी मात्रा, यानी आप ये लगा लो भाई आपके घर में धूप आती है, तो
ऐसे कौन कौन से कारण है जो आपके घर में धूप को रोक सकते हैं? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, हाँ भाई, अगर जितनी ज़्यादा दूरी पर होंगे दोनों, उतने सूर्य भी ताप की मात्रा कम मिलेगी, बिल्कुल करेक्ट। पृथ्वी के वायुमंडल की पारदर्शिता, बिल्कुल करेक्ट भाई, अगर बादल छा गए काले काले तो कहाँ से आपको धूप मिलेगी? दिन की अवधि की लंबाई, बिल्कुल करेक्ट। अब देखो सर्दियाँ हैं, अब दिन आपका 5 बजे छिप जाता है, गर्मियों में 7:30 बजे तक भी दिन नहीं छिपता, 6 बजे तक तेज धूप रहती है। तो हम गर्मियों में ज़्यादा ताप प्राप्त करते हैं ना, सर्दियों में कम प्राप्त करते हैं। तो दिन की अवधि की लंबाई भी, सूर्य की किरणों का आपतन कोण, ये भी बिल्कुल, जितनी सूर्य की किरणें है बिल्कुल डायरेक्ट किसी एरिया पर पड़ेगी वो एरिया अधिक तापमान प्राप्त करेगा, और तिरछे वाला एरिया कम तापमान प्राप्त करेगा। कुछ इस तरीके से लगा लो, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, तो भाई ये वाला एरिया आपका ज़्यादा सूर्य ताप प्राप्त करेगा और ये वाला एरिया आपका कम सूर्य ताप प्राप्त करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से तो ये चारों के चारों ही आपके करेक्ट होने थे, तो 4 ऑप्शन रहेगा भाई आंसर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 140, निम्न में से कौन सी एक अपरदनात्मक सतलाकृति नहीं है, यानी अपरदन के द्वारा निर्मित सतलाकृति नहीं है? अरेत, ये तो बनती है अपरदन से। ज्यूजेन भी आपकी अपरदन से बनती है। अवनमित कुंड भी। एस्कर ये ग्लेशियर के द्वारा बनाई जाती है, और ग्लेशियर के द्वारा आपके किनारों पर पार्श्विक यानी बाहरी किनारों की ओर मध्यमवर्ती भाग में आपके जो सेडिमेंट वो जमा कर दिए जाते हैं, तब आपके एस्कर बनते हैं। तो एस्कर रहेगा हिमानी के द्वारा निर्मित सतलाकृतियों में। ये डिपोजिशन से बनती है, यानी मलबे के जमाव से बनती है, ना कि कटाव से। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 141, पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के अनुसार पेंजिया का अस्तित्व किसमें माना जाता है? भाई जो पेंजिया था उसका अस्तित्व किसमें माना जाता है? अंतिम पूराजीवी और शुरुआती मध्यजीवी, यही आंसर रहेगा। अंतिम पूराजीवी में और शुरुआती, यानी पूराजीवी का लास्ट स्टेज और मध्यजीवी की शुरू वाला जो टाइम था, उसी में ही पेंजिया का अस्तित्व माना जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 142, निम्न में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार हेतु सही नहीं है? सही नहीं है ढूंढना हमें। भाई ये त्रिभुजाकार आकृति में है, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगर यह यहाँ प्रधानतः आर्कियन युग की नीस और शिष्ट चट्टानों से बना, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। नीस और शिष्ट चट्टानों से ये बना है, स्ट्रोंग है पूरा, ठीक है, यानी रूपांतरित चट्टानों से बना हुआ है। थर्ड, ये एक अस्थिर शिल्ड है और इसके बनने में अब तक अनेक संरचनात्मक परिवर्तनों से गुजर चुका है। अस्थिर नहीं है भाई, ये तो पूरा सॉलिड है और जमा पड़ा है। ठीक है, भूकंप भी इसको बहुत ही कम नुकसान पहुंचा पाता है। अनस्टेबल नहीं है, ये स्टेबल है पूरी तरह से, तो ये ही गलत है। ठीक है, और दूसरा देखते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां लगभग अपरदन के बेस लेवल को प्राप्त कर चुकी है, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, तो ये 3 ऑप्शन आपके करेक्ट है, और ये जो 3 वाला है ये आपका रॉन्ग है। नेक्स्ट है भूगोल है एक, क्या है भाई भूगोल? ज्योग्राफी क्या है? ज्योग्राफी आप क्या पढ़ते हैं ज़्यादातर चीज़ों का? वितरण पढ़ते हैं हम। कोरोलॉजिकल साइंस है भूगोल एक। ठीक है, हम वितरण पढ़ते हैं इसमें हर चीज़ का, कौन से पर्वत कहाँ, नदियाँ कहाँ, महाद्वीप कहाँ, महासागर कहाँ, देश कहाँ, कंट्री कहाँ, फसलें कहाँ, खनिज संसाधन कहाँ, तो सब चीज़ों का क्या पढ़ते हैं? वितरण। तो ज्योग्राफी इज अ डिस्ट्रीब्यूशन साइंस या फिर आपका कोरोलॉजिकल साइंस। ओके, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 144, निम्न प्लेटों को सही उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। ये तो मैंने अपने YouTube चैनल पर भी पूरा डिटेल से पढ़ा रखा है प्लेटों को विद मैप, कि भाई उत्तर से दक्षिण इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर आपका क्या रहता है, डिस्कस करते हैं इसको पूरा। तो कोकोस प्लेट, नाज़का प्लेट, जुआन डे फुक्का प्लेट और स्कोशिया प्लेट, तो इन सब में सबसे पहले उत्तर की ओर आती है जुआन डे फुक्को प्लेट। कौन सी? जुआन डे फुक्को प्लेट। देखो ये 2 ऑप्शन तो आपके पहले गलत हो गए। आगे चलते हैं, अब ए और बी में से हमें आगे देखना है। तो जुआन डी फुको प्लेट, कोकस आपकी मध्य अमेरिका और नाजिका मध्य अमेरिका से नीचे, तो पहले आएगी कोकस प्लेट, उसके नीचे है नाजिका प्लेट। ठीक है, मध्य अमेरिका में पड़ती है आपकी कोकस प्लेट, और नाजिका प्लेट आपकी दक्षिण अमेरिका के पास पड़ती है, और स्कोशिया प्लेट बिल्कुल साउथ अमेरिका के बिल्कुल साउथ हिस्से में पड़ती है स्कोशिया प्लेट। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा? सी। तो पहले आएगी आपकी जुआन डी फैको प्लेट, फिर आएगी आपकी भाई कोकोस प्लेट, फिर नाजिका प्लेट और फिर स्कोशिया प्लेट। तो इन सब प्लेटों को आप ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, वह कौन सी गैस है जो भू सतह पर प्रदूषक मानी जाती है और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा करती है, परंतु ऊपरी वायुमंडल में यह सभी प्रकार के जीवों के लिए उपयोगी है? कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, ऑक्सीजन, हीलियम। तो ये कौन सी गैस है भाई जो हमें स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं
समस्याएं पैदा करती है। तो ओजोन गैस, जब ओजोन में ऊपर कमी हो जाती है तो नीचे हमें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा करती है और ऊपरी वायुमंडल में ये उपयोगी है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ओजोन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 146, बादल बनने और वर्षण से संबंधित जो प्रोसेस है उसका सही क्रम बताना है। तो ध्यान से देखो भाई, अगर यहाँ पर एग्जामिनर इस तरीके से देता, वर्षा से शुरू करता कि भाई वर्षा हुई, वाष्पीकरण हुआ, फिर आपका वर्षा, अगर वो वर्षा से चाहता तो ऑप्शन भी हमें उसी प्रकार के मिलते ना। हमें ऑप्शन में क्या देखने को मिलता, पहला ऑप्शन बी, और बी किसी में है नहीं, तो वो वर्षा से शुरुआत नहीं कर रहा है। वो किससे शुरुआत कर रहा है, वो ए सी डी से कर रहा है। ए यानी बादल बनना, तो भाई बादल बनेंगे, वर्षा होगी, फिर वाष्पीकरण, ये तो कुछ बना नहीं। और सी किससे, वाष्पीकरण से। तो दो में सी है तो सी से ही देखते हैं। पहले हुआ भाई आपका वाष्पीकरण, यानी जलवाष्प बन के पानी उड़ गया। फिर हुआ आपका संघनन, कंडेंसेशन, ठीक है, कंडेंसेशन हुआ, संघनन हो गया। संघनन जब हो जाता है फिर बन जाते हैं बादल, और बादल जब बन जाते हैं फिर होती है वर्षा। तो पहले आएगा सी, फिर डी, फिर बी, और नहीं, पहले आएगा सी, फिर डी, फिर आपकी बादल बनेंगे, फिर वर्षा होगी, यानी ऑप्शन नंबर 4 रहेगा आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 147, निम्नलिखित तथ्यों में से कौन से तथ्य सागर नीतल प्रसार जो सैकल्पना है उसके पक्ष में प्रमाण है, यानी फ्लोर स्प्रेडिंग हाइपोथेसिस के फेवर में कौन सी है। चट्टानों में चुंबकीय विसंगतियां कटक अक्ष के समानांतर पट्टियों में पाई जाती हैं। चट्टानों में चुंबकीय विसंगति की पट्टियां कटक के सहारे सम्मित व्यवस्थित है, या सभी महासागरों में चुंबकीय विसंगति का क्रम पाया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ना गाइस, तो ध्यान से देखो इस चीज को, एक एक पॉइंट को समझो। एक तो आपको ये समझना है, ये सागर नीतल प्रसार अधिकतर अटलांटिक महासागर में होता है। अटलांटिक महासागर में एस आकार की कटक है, और इस एस आकार की कटक के इस तरीके से यहाँ से लावा निकलकर जमता चला जाता है, और इसी तरीके से आपके महासागरीय तली फैल रही है। अटलांटिक महासागर फैल रहा है और प्रशांत महासागर थोड़ा थोड़ा पिचक रहा है, थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, चट्टानों में चुंबकीय विसंगतियां कटक अक्ष के समानांतर पट्टियों में पाई जाती है। देखो ये है आपकी कटक, और कटक के समानांतर पट्टियों में, देखो ये मैंने बनाया है ना, तो समानांतर पट्टियों में पाई जाती है, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट देखो, चट्टानों में चुंबकीय जो विसंगति है उनकी पट्टियां कटक के सहारे सम्मित व्यवस्थित है, बिल्कुल व्यवस्थित है, ये व्यवस्थित कर रखे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सभी महासागरों में चुंबकीय विसंगति का क्रम समान पाया जाता है। सभी महासागरों में इनका जो क्रम है वो तो बिल्कुल समान पाया जाता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, ठीक है, ए बी और सी, क्या हो जाएगा, ए बी और सी। नेक्स्ट आता है गाइस क्वेश्चन नंबर 148, महासागरीय जल में क्लोराइड यौगिकों का औसत अनुपात क्या है। तो भाई देखो, अगर हम बात करें ना, सोडियम क्लोराइड का है 77.8%, और मैं यकीन से कहती हूँ अधिकतर स्टूडेंटों ने देख के इसको लगा के और चल के आ गए होंगे। बट यहाँ पर क्लोराइड यौगिकों का पूछा था, यानी आपके सोडियम क्लोराइड का 77.8% और उसके साथ मैग्नीशियम क्लोराइड जो कि दूसरे नंबर पर पाया जाता है महासागरों के पानी में। तो आपको क्या करना था, सोडियम क्लोराइड को भी प्लस करना था, और सोडियम क्लोराइड के साथ मैग्नीशियम क्लोराइड को भी प्लस करना था, फिर आपका आंसर होता 88.7%। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 149, विचर्ट गुटेनबर्ग असंबद्धता के बीच सीमा बनाती है। आपको बताना है जो गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी वो किसके बीच है, क्रस्ट और मेंटल, रोंग, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल, रोंग, निचली मेंटल और बाहरी क्रोड, बिल्कुल करेक्ट। जो आपका इनर मेंटल है और जो अपर कोड है उन दोनों के बीच में ही गुटेनबर्ग असंबद्धता देखी जाती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 150, और ये है इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन। बड़े अच्छे लेवल का क्वेश्चन था और मैंने फुल एक्सप्लेन किया है गाइस। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन को लेकर डाउट है, आप नहीं समझ में आया, तो आप मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। और इसके साथ साथ भाई, अगर बार बार कह रही हूँ, अभी भी लेट नहीं हुए हो, पीजीटी और नेट पेड कोर्स अवेलेबल है, तो ज़्यादा अपने खिलवाड़ मत करो, ठीक है, रिक्स मत लो। 2-3 साल से रिक्स ही ले रहे हो, ठीक है। पेड कोर्स लेके और अपना एक ही बार में क्लियर करो, क्योंकि अब आपका स्क्रीनिंग का एग्जाम भी है। इस बार का अगर एचटेट पीजीटी क्लियर नहीं हुआ ना, स्क्रीनिंग एग्जाम नहीं दे पाओगे, ठीक है, तो कर लेना। और इसके अलावा भाई मेरी वीडियो को शेयर कर दिया करो। तुम शेयर नहीं करते बिल्कुल भी, मैं इतनी मेहनत करती हूँ और तुम कुछ भी मेहनत नहीं करते, बस वीडियो देख के भाग जाते हो। शेयर कर दिया करो, अपनी
फ्रेंड सर्कल में, एजुकेशन ग्रुप में, और इसके साथ साथ सब्सक्राइब भी किया करो मेरे चैनल को, और अपने स्टूडेंट्स और अपने फ्रेंड में भी करवाया करो ताकि थोड़ा हम भी तरक्की करें, है ना। तो यहाँ पर हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है, होयल और लीटी लटन के अनुसार सुपरनोवा है। पहली बात तो समझ लो, सुपरनोवा एक तारा है। क्या है? एक तारा है जो कि आपकी एक छोटे समय के लिए आता है, पर इसकी जो चमक होती है वो बहुत अधिक होती है और तेज कोटि की होती है। तो आंसर हो जाएगा सी। तो ये था भाई आपका एचटेट 2017 का ज्योग्राफी पीजीटी का पेपर, जिसको मैंने फुल एक्सप्लेनेशन कर दिया है। आई होप आपको सारा पेपर समझ में आ गया है, कोई इश्यू नहीं रहा होगा। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। ओके, बाय बाय, सी यू।